एलजी मनोज सिन्हा ने अभिनव थिएटर जम्मू में आयोजित अमृत युवा कलोत्सव में भाग लिया। उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए एलजी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि युवा हमारे देश की 75% आबादी है और युवा भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इस दौरान मनोज सिन्हा ने कहा कि वो युवा कलाकारों को बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर संस्कृति और ज्ञान का खजाना है और सरकार युवाओं की मदद करने की कोशिश कर रही है। युवा साथियों, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि 21वीं सदी में परिवर्तन का कोई सबसे सशक्त माध्यम होगा तो वो देश का युवा होगा। विकास एवं समतामूलक समाज का सृजन करता अगर कोई है तो वह भी युवा है और समाज के रूपांतरण के लिए आज सबसे ज्यादा कोई अधीर है, उत्सुक है तो वो भी युवा ही है। मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे कला हो, स्पोर्ट्स हो, विज्ञान हो, जिस दिन युवा अपने अद्वितीय होने की क्षमता को पहचान लेगा उस दिन से ही नई क्रांति का सूत्रपात होना शुरू हो जाएगा। हमारा युवा आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन, आर्थिक विकास, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का मिला जुला एक अनोखा प्रतीक है और मैं समझता हूं इस संकल्प को साकार करने के लिए 3 तत्व युवा ऊर्जा, राष्ट्रीय एकता एवं आत्मनिर्भर समाज निर्णायक साबित होंगे। हम सब जानते हैं कि आज हमारे देश की 65% से ज्यादा आबादी युवा है और हमारे लिए ये मात्र एक डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो दृढ़ संकल्पित होकर नई उमंग के साथ राष्ट्र के ट्रांसफॉर्मेशन का आधार बन सकती है। मेंढर अनुमंडल के भेरा इलाके में टाटा सुमो वाहन हादसे का शिकार हुई, जिसमें 4 महिलाओं और एक मासूम बच्चे समेत 9 लोग घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हादसे में घायलों का इलाज उप जिला अस्पताल मेंढर में चल रहा है। जानकारी के अनुसार भेरा क्षेत्र में सुमो गाड़ी के सड़क पर उलट जाने से 9 लोग घायल हो गए। ये एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि गाड़ी जब पेट्रोल पंप पर पहुंची तो उसने तेल डाला तो ये उसके जो डिस्पैच थे वो निकल गए थे। तो सवारी ने बोला कि हमें उतार दे तो हम किसी दूसरी गाड़ी पर चले जाएंगे। वो ड्राइवर ने नहीं सुनी, मैं ले जाऊंगा है। उसे पता था कि मुझे पैसे चाहिए। तो जब आर्मड के पास, स्कूल के पास पहुंची तो आगे से गाड़ी आ रही थी, तब ब्रेक तो पहले नहीं सी लगी थी, इसलिए उसने वहीं से बुन कर दी गाड़ी। 2-3 पलटे लगे। डिटेल ये कि ये हमारे मेंढर भेरा में एक सुमो एक्सीडेंट हुआ है जिसमें टोटल 9 जो लोग हैं जख्मी हुए हैं। इनमें 4 फीमेल्स हैं, 4 मेल और 1 माइनर है। टोटल 9 है। 2 फीमेल में जो प्रेग्नेंट है तो उसको एक क्लैविकल फ्रैक्चर हुआ है और दूसरी लेडी का भी एक फ्रैक्चर है। और जितने भी इंजर्ड हैं सारे स्टेबल है और अंडर ट्रीटमेंट है। खबर कठुआ से, जहां की बनी तहसील के डगर इलाके के मुल्क राज और क्रिश्चियन के कई घर जलकर खाक हो गए। इस घटना में मवेशी भी मारे गए। स्थानीय लोगों और समाजसेविकों ने बताया कि इलाके में कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन प्रशासन ने आज तक लोगों की सुध नहीं ली और राहत के नाम पर खानपूर्ति की है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि बिजली के निजाम को दुरुस्त किया जाए, जिसके कारण आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बहुत अफसोस की बात है कि पिछले 2 महीनों से लगातार ये घटना बढ़ रही हैं हमारे इलाके में। आज भी हमारे डगर एरिया में 2 घर जल के राख हो गए, जिसमें कैटल शेड और माल मवेशी का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। लोग जो है मुसीबत और परेशानी का सामना कर रहे हैं और लोगों के घर जल कर राख हो गए हैं। कोई फ्लक्चुएशन भी पावर की है, चाहे अब इसका जिम्मेवार PDD डिपार्टमेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर एक घटना पर कंट्रोल किया होता तो आज 7 घटना वहाँ पर होती।
और बहुत ही अफसोस, हम यही गुजारिश करते हैं गुंगी वैली एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट में बैठी हुई है और एलजी साहब से भी यही गुजारिश करना चाहते हैं कि एक प्रॉपर तरीके की इंक्वायरी इनिशिएटिव लिया जाए इसके ऊपर और लोगों का मुआवजा दिया जाए कि 10 दिन के अंदर इनको मुआवजा सबको मिलना चाहिए और पेंडिंग मुआवजे भी जो अभी तक लोगों को नहीं मिले। बनी के डगर इलाके में आज आग लगने की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि इस आग लगने के कारण 2 घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं, जिसमें मवेशियों की भी मौत हो गई। और बता दें कि आग लगने के बाद स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष है। वहाँ के नुमाइंदों ने भी ये चिंता जताई है। उन्होंने भी रोष जताते हुए कहा है कि उनके बनी बसोली बिलावर जो इलाके हैं वहाँ लगातार जो है आग लगने की घटनाएँ सामने आ रही हैं और कारण इसके पीछे यही बताया जा रहा है कि जो इलाके में बिजली का जो निज़ाम है वो दुरुस्त नहीं है। बिजली फ्लक्चुएट होती है जिसके कारण काफ़ी उपकरण जो है लोगों के टीवी फ्रिज कूलर जो हैं वो भी जलकर राख हो जाते हैं। और यहाँ के लोगों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कई बार कि जल्द से जल्द उनके इलाके में फायर स्टेशन भी खोला जाए और बिजली के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए ताकि आग लगने की घटनाओं पर काबू पाया जा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बिलावर से चरणजीत सिंह। राजौरी दुर्घटना के बाद वीडीसी को हथियारबंद करने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि ये प्रयोग पहले भी किया गया जो सफल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि शांति भंग करने वालों को अलग थलग करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। कि ऐसे हादसात यहाँ बदनसीबी से होते आए हैं और अच्छी बात नहीं है। हर एक लीडर, हर एक जमात, हर तबके फिक्र के लोग ऐसे वाक़ात की मजम्मत करते हैं, मजम्मत करते आए भी हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को इस तरह के हथियार लोगों के हाथ में देना जिन पे कोई कंट्रोल ना हो, इससे मुझे नहीं लगता, ये पहले भी वीडीसीज़ का तजुर्बा हुआ है, नाकाम हुआ है। मुझे नहीं लगता दोबारा इस तजुर्बे को दोहराने से ऐसे वाक़यात पे काबू पाया जा सकता है। इस पे आवाम को एतमाद में लेने की ज़रूरत है, अवामी एतमाद को बढ़ाने की ज़रूरत है और ऐसे एलिमेंट्स को जो वायलेंस पे यकीन रखते हैं उनको आइसोलेट करने की ज़रूरत है। ताकत को ताकत से दबाने की कोशिशें हों तो कामयाब, लेकिन इस माहौल में कामयाब नहीं हो सकती। वीडीसी एसपीओ नामी दल ने मांग को लेकर पूर्व मंत्री राजू जसरोटिया से मुलाकात की। उन्होंने अपनी मांग रखते हुए कहा कि देश सेवा के लिए वो हमेशा डटे रहते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह पहले 18,000 से कम करके 4500 कर दी गई है, जिससे उनका परिवार नहीं चल पा रहा है। उन्होंने वेतन में बढ़ोतरी की मांग की। वहीं उनकी मांगों पर बोलते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजीव जसरोटिया ने कहा कि अगर वीडीसीज नहीं होते तो आज डोडा राजौरी पुंछ में हालात बिल्कुल अलग होते। उन्होंने कहा कि वो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इनको सही तनख्वाह मिले। 2000 में साढ़े भर्ती होया और सानू 1500 तनख्वाह होंदी रही। 1500 के बाद 3000 हुए, उसके बाद 6000 उसके बाद 12000 हुए। सर उहदे विच इस ड्यूटी ऐसे ड्यूटी की कि मैं नहीं आते ऐसे 11-11 घंटे थोड़ी सारी ड्यूटी की ऐसे और उस ड्यूटी करने के बावजूद सर इस वेले साढ़े बच्चे जवान हुए 18,000 रुपये लिए ऐसा सर लोन लेते है, लोन लिए अपने बच्चे पढ़ाने हैं। लेकिन सर इस 18,000 के बजाय साड़ी तनख्वाह इस वेले 4,000 की है। तुम दसो कि अस 4,000 अपने बच्चे पालचे या साड़ी जिंदगी बर्बाद है? ऐसा साढ़े बच्चे जिंदगी केह् होया? मतलब साड़ी जिंदगी बर्बाद हो ही गई है, लेकिन साढ़े बच्चे की जिंदगी बर्बाद हुई है। ऐसे अपने बच्चे कि'यां पढ़ाचे? मेरा बेटे लड़की पढ़ाई 3 बच्चे हैं सर, कि'यां पढ़ाचे? मैं आपके माध्यम से इनका आभार भी प्रकट करता हूं, इनको ये भी धन्यवाद भी कहता हूं कि अगर वीडीसी नहीं होती तो शायद आज डोडा पूरा खाली हो गया होता, राजौरी खाली हो गया होता। मगर आज जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने इनकी जो गुहार थी, जो एक बहुत अरसों से चली आ रही 95 से चली आ रही जो डिमांड थी, उस डिमांड को अमली जामा पहनाने का काम किया। तो जब रियासत में आई तो कहीं ऑर्डर में विलम्ब हुआ, तो हमारी पार्टी की तरफ से इस विषय को पूर्व में मंत्री और वर्तमान में हमारे महामंत्री सुनील शर्मा जी इस कार्य को देख रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो इनकी डिमांड्स हैं, जो ये चाहते हैं, वो ऑलरेडी हमारे संज्ञान में है। तो टाइम बाउंड मैनर में ही इस इशू को डील करेंगे और पार्टी इसके लिए वचनबद्ध है। गुलबर्ग में दूसरी जूनियर और सीनियर कर्लिंग नेशनल चैंपियनशिप का आगाज हुआ। इस चैंपियनशिप में देश के 17 राज्यों की टीमों के 250 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। भाग लेने वाले खिलाड़ियों का उत्साह देखने के काबिल रहा। इस अवसर पर कर्लिंग
फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष रश्मि सलूजा मुख्य अतिथि थी। देश के राज्यों के खिलाड़ी बर्फ पर कर्लिंग खेलकर नया अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। प्लेस भी बहुत अच्छी है एंड ये गेम सिंस इट्स न्यूज वो भी हम ट्राई कर रहे हैं, ये भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हालांकि नोबडी नोज हाउ टू प्ले दिस गेम येट, काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि सब अपना अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तो है। बहुत अच्छा है बट ना थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है बिकॉज किसी को नहीं आता है अभी ये गेम। अच्छे से किसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं देन वी विल डू बेस्ट। बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए क्योंकि हम लोग एमपी से आए हैं जहाँ 45-48 डिग्री टेम्परेचर रहता है और यहाँ पे आने के बाद -11 -10 डिग्री टेम्परेचर था, तो एकदम अलग एक्सपीरियंस था। और नेचुरल आइस पे खेलने की और उस पे मतलब खेलने की बात ही अलग है। बहुत अच्छा लग रहा है सब जहाँ पर आके भी हमें बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे हमारे, और मैं चाहता हूँ कि हर मतलब के सिटी में होना चाहिए, जैसे हमारे पंजाब में आइस की प्रॉब्लम है, हर जगह पे दिल्ली में। बहुत ही अच्छा है, पहली बार आइस कर्लिंग का हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं, हमारे बच्चे ले रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। गुलमर्ग तो वेरी ब्यूटीफुल। लोगों ने इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन करी है और इंटरनेशनल मेडल भी लेकर के आई हैं हमारी टीम्स, और इसमें हम लोगों ने पूरा समझा है कि किस तरीके से गेम को आगे बढ़ाएंगे, और इसमें हमारे को भारत सरकार का बहुत ही प्रोत्साहन मिला है जिसमें हम लोगों के बच्चों ने बहुत आगे तक बढ़ने की चेष्टा की। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर ये है क्या? सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर एक डिप्रेशन ही है, क्लिनिकल डिप्रेशन। अगर हर 2 साल के बाद आपके विंटर्स में मायूसी हो जाए, डिप्रेशन आ जाए विद इन, जब भी विंटर आने लगा, तो इसको हम कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। मारूसियत के साथ या जेनेटिक्स के साथ इसका वास्ता है? जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं यूजुअली उनमें जेनेटिक का बहुत रोल होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो विंटर डिप्रेशन होता है औरतों में ज्यादा हो सकता है। फीमेल्स में देखा गया है कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर ज्यादा कॉमन है। इसमें जब डिप्रेशन ज्यादा हो जाता है तो सुसाइड आइडिएशंस भी आ सकते हैं। डाक बंगला मेंढर में सरपंच एसोसिएशन मेंढर के सदस्यों की बैठक हुई जिसपे बड़ी संख्या में सरपंच और पंच शामिल हुए। इस मौके पर एसोसिएशन ने सरकार से मनरेगा मजदूरों को जारी बायोमेट्रिक आदेश को वापस लेने की मांग की। सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष शौकत चौधरी ने कहा कि बायोमेट्रिक सिस्टम से मजदूरों को परेशानी होगी। कि देखिए ये एमजी निर्गा का मैं ये कहूँगा कि भाई हक से मांगो 100 दिन का रोजगार। ये आम गरीब आदमी के लिए था कि भाई वो अपना रोजगार करे, किसी तरीके से काम करे, और इसको एक छोटा सा बोनस गरीब के लिए जो है सरकार ने दिया था। आज सरकार उसको ख़त्म करने जा रही है। वो इस जरिया से ख़त्म करने जा रही है कि देखिए सबसे पहले जो ये था कि भाई जियो टैग होता था खाली जगह का, उसके बाद फाइनल जियो टैग होता था तो लेबर के खाते में पेमेंट पड़ जाती थी। आज डेली बेसिस पे जो है वो वहाँ पे फोटोग्राफरी होगी, डेली बेसिस पे जियो टैगिंग होगी। ये हमें नाकाबिले मंजूर है, और अगर ऐसा सरकार करती है तो फिर ये पैसा अपने पास वापस ले जाए और फिर सरकार ही कोई ऐसा जरिया तरीका कार अपनाए जिससे डेली बेसिस पे उनकी जियो टैगिंग हो। हम ये चाहते हैं कि पहले जियो टैग और लास्ट में और प्रूफ है वो पेमेंट जो है वो लेबर को की जाए। अगर ये ऐसा होगा तो हमारे बस की बात नहीं है, ये सरकार के खाते में जाएगी, हम अपने खाते से इसको उतार रहे हैं। आज सरकार ने ये सिस्टम चेंज किया है, बिल्कुल इसको हम कंडेम करते हैं, क्योंकि हमारी पंचायतें 4-5 किलोमीटर पर फैली हुई हैं और ये 5 किलोमीटर में एक GRS जो है वो काम नहीं कर सकता। हमने हमारे जो प्लानिंग है वो एक पंचायत में 30-40 काम है, 40 काम में एक GRS कैसे काम करेगा, कैसे जियो टैग करेगा? ये बिल्कुल गलत सरकार की पॉलिसी है। अगर सरकार चाहती है इस सिस्टम को बंद करना तो बंद कर दें। पहले तो इन्होंने PMAY में जो ड्रॉप आउट लोग थे, लेफ्ट आउट थे, उनको ऑनलाइन नहीं कर किया आज तक। इसी तरह हमारे हैंडपम्प लैब्स किए, इसी तरह हमारे दूसरे फंड्स भी लैब्स किए। अगर पॉलिसी है सरकार की कि लोगों को पैसे नहीं देने तो इसको बंद कर दें। हम बिल्कुल ही हम इस सिस्टम को छोड़ देंगे और अपना कोई और तरीकाकार और कोई रोज़गार जो है उस पर काम करेंगे जिससे हमारे लोगों को रोज़गार मिले। तो मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हैं, फिर सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि अपनी पॉलिसी को जम्मू कश्मीर में जो है बिल्कुल ही उसको वाजिया करें और सीधे तरीके से चलें हमारे साथ। डीडीसी पारस पूर्व प्रोफेसर गारू राम भक्त ने
गांव रंगपुर सिद्धडटा का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना तथा उन्होंने जल्द हल करवाने का भरोसा भी दिलाया। अपने दौरे के दौरान डीडीसी ने गांव में लगे 900 केवी बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कर लोगों को बिजली समस्या से राहत दिलाई और भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में भी पंचायत के विकास के लिए लगातार प्रयास जारी रखे जाएंगे। आज हमारे गांव रंगपुर सदरे में जहां एक 250 केवीए का ट्रांसफार्मर जो है वो नया लगाया गया है, तो बिजली को लेके यहाँ इस गांव में काफ़ी समस्या थी क्योंकि ओवरलोडिंग थी और एक दो ट्रांसफार्मर होने से यहाँ पे काफ़ी दिक्कत थी बिजली की, आए दिन बिजली का कट रहता था। तो ये ट्रांसफार्मर नया लगने से मैं समझता हूँ इस गांव की जो बिजली की समस्या है वो पूरी तरह से हल होगी और लोगों को पूरी राहत मिलेगी। तो इसी तरह और भी जो गांव के पेंडिंग काम हैं वो भी उनको प्रायोरिटी पर करवाया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इसी तरह जो हमारे डेवलपमेंट के काम हैं वो हर गांव में जो सुख सुविधा वो पहुंचे, चाहे वो बिजली के काम हों, चाहे पीने के पानी के काम हों या और दूसरे गली नालियों के काम हैं। तो ये गांव तक जितनी भी जो डेवलपमेंट की स्कीमें हैं उनका लाभ पहुंचे ताकि देहात में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी ये पूरी सुख सुविधा मिले। दारुल उलूम महमूदिया कासिम नगर मेढर जो पीर पंजाल क्षेत्र में एक प्रसिद्ध संस्था है जिसमें पढ़ने वाले छात्र पढ़ाई के साथ साथ तरह तरह के प्रोग्राम का आयोजन भी करते हैं। इसी संदर्भ में विभाग की ओर से हमदनात का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने बहुत ही सुंदर आवाज में हमदनात कविता आदि प्रस्तुत की जिससे सुनकर लोग काफी प्रभावित हुए और छात्रों का हौसला बढ़ाया। आज का ये प्रोग्राम जो है जिसमें पूरे साल में इस शोबे के अंदर हमदनात के अंदर जिन तलबा की नुमाया कारगुजारी है वो यहाँ पेश होंगे। फिर उसके लिए एक मेहमान खुसूसी है, फिर उमूमी मेहमान हैं जो इसको वाच कर रहे हैं, देख रहे हैं, और 3 जजेस हैं, हकम हजरात हैं, वो बाकायदा इनको नंबर देंगे। बच्चे के बोलने का अंदाज कैसा है, सलीका कैसा है, अदायगी कैसी है, यानी प्रोनाउंसिएशन कैसी है और उसके अंदर अपनी बात कहने पर एतमाद कितना है। फिर इन सब बच्चों में से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वालों को हस्बे मरातिब और सब जो है वो शुराका को इनामात दिए जाएंगे। 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य पर आरएसपुरा में नगर कीर्तन निकाला गया जिसमें हजारों की संख्या में संगत ने हिस्सा लिया। नगर कीर्तन में शामिल संगत का स्थानीय लोगों द्वारा जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया तथा गुरु जी के 5 प्यारों पर फूलों की वर्षा करके उनका सत्कार किया गया। आरएसपुरा में पिछले 2 दिनों से आसमान में छाए बादल मौसम में ठंड को बढ़ावा दे रहे हैं। भारी धुंध और कोहरे ने सुबह दस्तक दी है जिसके कारण सबसे अधिक परेशानी वाहन चालकों को हुई। धुंध के कारण सुबह काम पर जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं दुकानदारों का कहना था कि कोहरे और सर्दी के कारण लोग घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं जिससे उनको व्यापार पर भी काफी असर पड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे। विंटर कार्निवल में गुरुवार को विंटर क्वीन प्रतियोगिता के सेकंड राउंड का आयोजन किया गया जिसमें 27 युवतियों ने हिस्सा लिया। कार्निवल के चौथे दिन प्रतियोगिता में ट्रेडिशनल राउंड का आयोजन किया गया जिसमें सभी प्रतिभागी ट्रेडिशनल ड्रेस में कैटवॉक करते हुए मनु रंगशाला में नजर आई।
क्वीन 2023 का दूसरा राउंड है और हम सब लोग आज अलग अलग वेशभूषाओं में हैं और हम भारत के अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। सर, ये जो मिस विंटर क्वीन का मुकाबला 2023 का चल रहा है, कंपटीशन तो बहुत टफ है, माइनस का टेम्परेचर है, बट जो हमारी हिम्मत है, हम में जोश है, हम तब भी तैयार होकर आए और अपना बेस्ट देना चाहते हैं। इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके मुझे बहुत खुशी है। कंपटीशन इस बार बहुत टफ है और मतलब इस बार मतलब हमने बहुत कुछ सीखा है, यहाँ पे हमने ग्रूमिंग सीखी है, हमें बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। किन्नौर में विश्व विख्यात किन्नौरी सेब पर इस साल संकट मंडराने लगा है। वहीं बर्फबारी न होने से सेब के लिए जरूरी चिलिंग नहीं मिल पा रही है। साइंटिस्ट के अनुसार सेब के लिए कम से कम 72 घंटे चिलिंग जरूरी है, लेकिन इस साल बर्फबारी नहीं होने से सेब के लिए जरूरी चिलिंग नहीं मिल पा रही है। नहीं आने से किन्नौर का एक मेन आपका बागवानी है, बागवानी मुद्दा जो है, बागवानी पर इस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है आने वाले दिनों में। और सेब में इसकी चिलिंग आवर्स पूरी नहीं होगी, इसकी जो नमी नहीं होने से या बर्फ नहीं आने से कल को इसमें कई किस्म की बीमारियां लग जाती है और फसलों पर भी इसका प्रकोप पड़ता है। बारिश न होने से यहाँ के किसान व बागवानों को परेशानियां आ रही है। खेतों का काम रुका हुआ है, तौलिया बनाने का काम रहा है, कटिंग का काम रहा है। आने वाले समय में जो फसल सेब की आनी है उसमें काफी नुकसान इस बर्फबारी के ना होने। नूरपुर में कांग्रेस के पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई। बैठक में पूर्व विधायक अजय महाजन को कांग्रेस सरकार में अहम भूमिका दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू और उप मुख्यमंत्री से सिफारिश करने को लेकर चर्चा की गई। नूरपुर कांग्रेस पदाधिकारी योगेश महाजन ने कहा कि जिस तरह नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन नूरपुर की कमान संभाल रहे थे, उनको सरकार में अहम जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है, हम चाहेंगे कि हमारे नूरपुर का जो नेतृत्व है श्री अजय महाजन जी, जो पहले भी करते आए हैं, उनको एक सरकार में एक अहम जिम्मेदारी मिले ताकि हम अपने लोगों का सभी का काम करवा सकें और आने वाले जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें हम अपनी हार का जो बदला जो है और हम। सोलन में एक निजी स्कूल के छात्र वंश राणा ने लकड़ी से जलने वाला एक अनूठा चूल्हा तैयार किया है। ये चूल्हा पर्यावरण संरक्षण के साथ ही बीमारियों से भी निजात दिलाएगा और इसका नाम मल्टीपर्पज रखा गया है। वहीं ये इंस्पायर अवार्ड मानक की हमीरपुर में चल रही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रस्तुत किया गया है। उसका नाम मल्टीपर्पज चूल्हा, इसमें हम पानी गर्म कर सकते हैं और हम कुकिंग भी कर सकते हैं। और इससे सबसे मेन एडवांटेज है, इससे पोल्यूशन फ्री होएगा। जो इससे स्मोक निकलेगी, कुकिंग करेंगे, वाटर गर्म करेंगे तो जो स्मोक होगी वो पोल्यूशन फ्री होगी। दक्षिण कश्मीर में कृषि विभाग की परिवर्तन शाखा ने 180 क्विंटल अवैध खाद जब्त किया है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरॉन युक्त प्रतिबंधित उर्वरक बड़ी मात्रा में पाया गया है। खाद लदा ट्रक गुजरात से कुलगाम जा रहा था। हायर अप से वर्दी डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर जो हमारे है, इस पर एक एनफोर्समेंट विंग लगी हुई है। इसकी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर के। तो हम इंस्ट्रक्शन करते रहते हैं कि आज सुबह हमने पाया कि एक गाड़ी की ये सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी यहाँ लारों में, तो हमने इसको ड्राइवर को रोका और बोला कि इस गाड़ी में क्या है। तो उसने बोला कि फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र में हमने जब पाया तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान निकला उसमें। और हमने एक्यूज डीलर को बताया कि आप इसकी बाज़ाब्ता परमिशन है आपके पास, मगर वो परमिशन देने में फेल हो गया। तो हमने इस गाड़ी को अभी अनलोड कर रहे हैं इसकी प्रेमिसेस में, एक्यूज्ड डीलर की प्रेमिसेस में। तो अकॉर्डिंगली हम कंसर्न तहसीलदार से सेफ कस्टडी लेंगे और देन आफ्टर दैट एफआईआर लॉन्च करेंगे कंसर्न पुलिस स्टेशन में। हमारे डायरेक्टर साहब ऑलरेडी इस पे वादाबंद है। हम जो ये एनफोर्समेंट विंग है, इसका मेन मैंडेट ये है कि जो हमारे ज़मींदार भाई हो, चाहे वो हार्टिकल्चर से मुंसलिक हो या एग्रीकल्चर से, जो भी इनपुट वो लेंगे मार्केट से वो क्वालिटी वाला होना चाहिए।
और उसकी हम प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं। जो टेस्ट से आता है ओके तो उसी को हम भेजने देते हैं, अदरवाइज जो भी फेल आता है उसको हम सीज करते हैं उसी समय, और हम बाज़ाब्ता उसको कानून के दायरे में लाके कोर्ट में केस। रिलायंस जियो ने आज मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों ग्वालियर और जबलपुर में जियो 2 5G सेवा लॉन्च कर दी है। इसके साथ ही देश के 72 शहरों में अब तक जियो 5G सेवा लॉन्च हो चुकी है। इंदौर में हो रहे प्रवासी भारतीय दिवस और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए जियो ने ग्वालियर और जबलपुर में अपने 5G नेटवर्क को मजबूत किया है। रिलायंस जियो अब प्रदेश के 4 बड़े शहरों में 5G सेवा देने वाला पहला और एकमात्र टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है। इससे पहले जियो इंदौर और भोपाल में भी 5G सेवा लॉन्च कर चुका है। जियो की दिसंबर 2023 तक भारत के हर शहर और कस्बों में जियो 5G सेवा लॉन्च करने की योजना है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।